नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। कोहरे के बीच बरसती शीत और सर्द हवाओं के चलते ठंड जनपद में अब चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान लुढ़क चुका है, जिसके चलते ऐसे में जनजीवन ठिठुर चुका है। लोग दिन में ठंड से बचते नजर आए, शाम को जल्दी काम निपटाकर घर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के तापमान में गिरावट आई है। ठंड के कारण लोग अलाव जलाते और तापते दिखे। इसके अलावा स्वेटर, जैकेट और सिर पर ऊनी टोपी और मफलर लपेटे रहे। गुरुवार को घने कोहरे और शीतलहर से जिले में बढ़ी ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिन में भी वाहन लाइटें जलाकर रेंगते हुए नजर आए। 4 दिनों से चल रही सर्द हवाओं की वजह से ठंड के साथ गलन बढ़ गई है। आलम यह है कि सुबह दुकानें देर से खुल रही। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से निकले लोग ठंड से कांपते दिखे। लोग जहां अलाव दिखा वहीं ठहर गए। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। झुग्गी झोपड़ी से लेकर गरीब तबके के लोग ठंड से ज्यादा परेशान हैं। ठंड की सबसे अधिक मार गरीब, बेसहारा व बेजुबान पक्षी व पशुओं पर पड़ रही है। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सड़क पर दिन रात काम करने वाले मजदूर, चालक और रेहड़ी लगाने वालों के साथ अंधेरा ढलते ही मुश्किल का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे लोग शरीर को गर्म करने के लिए आसपास के लकड़ी व अन्य सामग्रियों को जलाकर अलाव की व्यवस्था तो कर रहे हैं, परंतु यह नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि सरकारी स्तर पर नगर प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अलाव की व्यवस्था करने में काफी देर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से शीघ्र ही शहर के सभी मुख्य स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने की मांग की है। इधर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पड़ रही है और लग रहा है कि आगे भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। अलाव की व्यवस्था तो अभी तक कुछ कहीं दिखाई नहीं दिया। चौक वौक पे एक आध जगह मैंने देखा है कि थोड़ा सा आग वाग जल रहा था, लेकिन कोई ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दिख रही है। ठंड ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस बार गर्मी भी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा और ऐसा महसूस हो रहा है कि ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, स्कूल में जाने में परेशानी हो रही है। सुबह उठना और नहाना धोना ये सब भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठंड तो बहुत अधिक पड़ रही है। दिक्कतें बहुत हैं ठंड से। सुबह उठने बैठने सोने में बहुत परेशानी है। बहुत काम करने आते तो जाने आने में बहुत परेशानियां हो रही है इस समय ठंड के कारण। अलाव तो कंचित कहीं चौराहे और दिखता नहीं तो कहीं नहीं दिख रहा है। हम चाह रहे हैं हर चौराहों पर अलाव जले, लकड़ी की व्यवस्था की जाए, ऐसा कि हर जगह अलाव की व्यवस्था रहे कि ठंड से बचे लोग। ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वाधान में 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में आज आजमगढ़ पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि यह यात्रा 27 जिलों से होते हुए आज 28वें जिले में प्रवेश की है।
जिसका उद्देश्य मछुआ समाज को संविधान में प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे लोगों से सावधान करना है जो संविधान के किताब लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई अभी जारी है। समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, यही कारण है कि यह समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटों पर हार मिली। कहा कि भाजपा को मछुआ समाज को आरक्षण का लाभ दिलाना होगा। कैबिनेट मंत्री आशीष निषाद के बगावती तेवर का संजय निषाद ने समर्थन किया। कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी जिसके साथ रहती है मजबूती के साथ खड़ी रहती है। जब समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, लेकिन भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान संत कबीर नगर सीट से प्रवीण निषाद को हराने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ रहा, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मझवा से उनके विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मछुआ समाज को सम्मान नहीं मिला, हमें ना तो सिंबल दिया जा रहा है और ना ही हमें सीट दी जा रही है। यही कारण रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मछुआ समाज पीडीए का साथ चला गया। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा में हमें सबसे ज्यादा मत मिला था और इस बार भी हम अतरौलिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नजर भी अतरौलिया सीट पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वोटर नाराज हो जाए, जनता नाराज हो जाए और सहयोगी दल के नेता नाराज हो जाए। यह अधिकारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और विपक्ष को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं तो जातीय और धार्मिक संघर्ष करा के ही जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लेकर विपक्ष राजनीति करता है। विपक्ष चाहता है कि मुसलमान उन्मादी बने रहें, इसीलिए मुसलमान अब विपक्ष से खिसक रहा है। हाल ही में कुंदर की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। कहा कि जो मुसलमान बीजेपी के विरोध में रहा करता था आज वह बीजेपी को वोट कर रहा है, जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए विपक्ष मुसलमानों को लेकर हमेशा राजनीति करता रहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराई जाने के सवाल के जवाब में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सीएम आवास की खुदाई क्यों नहीं कराई। संभल हिंसा पर बोलते हुए मंत्री श्री निषाद ने कहा कि जो भी सर्वे हो रहा है वह पुरातत्व विभाग कर रहा है, उसमें सरकार का लेना देना नहीं है। पिछली सरकारों में पुरातत्व विभाग को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता था। कहा कि संभल में जो हिंसा हुई वह जांच का विषय है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया कि निषाद पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन उनका मछुआ समाज एनडीए से नाराज चल रहा है। अगर उसकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो यह समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देगा। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य पालन करने वाले मछुआ समाज के लोगों के लिए बिजली बिल में अनुदान की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा की जा रही है। 23 जनपद हो गए, 28वां जनपद है और हम लोग ये संवैधानिक अधिकार यात्रा जो है, संविधान में सब व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। बड़े लोगों को भी सम्मान से समृद्धशाली बनने का अधिकार दिया गया, सुरक्षा दी गई है और गरीब लोगों को भी सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि संविधान में अधिकार दिया गया
और उसमें अधिकार दिया कि जो मजबूत घोड़ा होगा और कमजोर घोड़े के में मजबूत वाला सब खा जाएगा, इसलिए कमजोरों के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है। उसमें अधिनियम संविधान अधिनियम है, अधिनियम 341 के अंतर्गत उन्हें अधिकार दिए गए, अधिसूचित हैं राज्यपाल से। अधिसूचित का मतलब है अधिकारियों को सूचित कर दिया गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी पाएगा, और जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, देश को आज़ाद कराने वाली जातियां जो रोड पर पाइपलाइन में घूम रही हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्था दी जाएगी। और वो पहले आरक्षण के हकदार वही हैं, लेकिन राजनीति के शिकार निर्बल हैं, राजनीति के हिस्सेदार सबल हो गए। तो जो इनको जगा रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि भाई आजकल लेदरमैन भी पहले अपमानित होता था जब तक वो अपने नेता, अपने झंडा, अपने विचार, अपने उस पर राजनीतिक दल में नहीं आया, और जैसे आ गया देखो आज सम्मान के साथ जी रहा। उसी तरीके से फिशरमैन आप भी आओ, अपना टोपी झंडा उठाओ, नारा लगाओ, अपना झुग्गा भर रोड को पौवा मत पिलाओ, पार्टी के नीचे लेके आओ। कहाँ से यात्रा निकली? और ये एक्चुअल में इनका चूंकि यात्रा शाकंभरी देवी के स्थान है, बहुत पीठ माना जाना है सहारनपुर, और जहाँ जो है नकुल जी जो है रात्रि विश्राम किए थे, महाभारत युद्ध जीता था, तो उस जगह से शुरू करके हम सोनभद्र जाएंगे, और सब सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल के बाद हमने अभी आजमगढ़ मंडल पूरा किया हूँ। तो ऐसे में 43 सीट हार गए हैं जो अभी भाजपा हारी है। तो ये निषाद कुछ पीडीए का हिस्सा बन रहे, तो अब ये जाना है कि भाई पीडीए का हिस्सा बनने से हमारा कितना नुकसान है। तो इसीलिए अब हमको लगता है भाजपा इस पर विचार करना शुरू कर दी है। तो डॉक्टर साहब पीडीए का हिस्सा वो इसलिए बन रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। निश्चित रूप से यही तो बताना है कि यह सरकार को भी बताना है और इनको भी बताना है कि तुम्हें जो जो धोखा दिया है वो धोखा खाया है। तो कहीं भाजपा ने भी धोखा खाया इस तरीके का, इसलिए मैं तो सदन में बोल दिया था। अच्छा, आप धोखा की बात कर रहे हैं तो कल आशीष पटेल आपके कैबिनेट के हिस्सा हैं, तो वो भी धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। और बड़ा बगावती रुख उन्होंने अपना लिया है, कह रहे हैं सीधे सीधे कि एसटीएफ हमको गोली मार दे। नहीं, एक्चुअल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी की छवि खराब करते हैं। जांच का विषय हो, जब तक जांच न हो जाए तब तक किसी के ऊपर आरोपित कराना, किसी भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में किसी के खिलाफ कुछ भी छाप दे तो नहीं चलेगा ना, कोई बोल दे। हम कहते हैं कि जांच कराइए, जांच में तो दोषी हो कराए। अधिकारी के पास अधिकार है, चेक पर दस्तखत करने का अधिकार अधिकारी को है, वो कुछ भी शासनादेश जारी हमने मंत्री का और सरकार का सुझाव होता है। हम लोग सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम सुझाव खराब है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, तो कोई भी अधिकारी को दस्तखत नहीं करना चाहिए। तो अगर आज लोकसभा चुनाव के बाद कोई स्थिति सुधार नहीं हुआ, एकदम अधिकारी अभी भी मनमाने हैं। हमको लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हम कह के नहीं, अब तो लगता है कि लग तो रहा है मैक्सिमम अधिकारी अच्छे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है या मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, सबके अभिभावक हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी छोटी सी मतलब वो ऐसा चीज करते हैं जिससे कि वो नाराज हो जाए, वो पार्टी नाराज हो जाए, नेता नाराज हो जाए, उसके समर्थक नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा हुआ है, तभी तो 43 सीट हारे हैं हम। नहीं तो हम सब 24 घंटे काम करते हैं, केंद्र में मोदी योगी सारी योजनाएं धरातल पर किया, हारने का कारण तो यही रहा ना। अभी कुछ लोग मिले, अभी इसी कक्ष में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है, वो आपके भी कार्यकर्ता हो, उन लोगों ने स्पष्ट अभी कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार अधिकारियों में है उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि 27 का नुकसान हो जाए। मैं तो कई बार बोला कि कुछ ऐसे हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए कि अंदर से हाथी से कील पंजा की सोच है और ऊपर से सरकार के साथ हैं, और जब मौका पाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस को ही फायदा मिले, और इसके वजह से कुछ पकड़े भी आते हैं। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कुछ ऐसे मामले जैसे संज्ञान में आते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं और सजा भी दिलाते हैं। जैसे बलिया में आपने देखा चौकी बदल दी गई, तमाम सिस्टम से आता। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको अभी प्लानिंग के तहत चिन्हित करके उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान। आरोप लग रहा है कि उच्च अधिकारियों को पैसा नहीं पहुंचाया, इसलिए उच्च अधिकारियों ने ये पूरा प्लान किया। ये तो सिस्टम हर थाने पर चल रहा है, हर तहसील में चल रहा है, सिर्फ बलिया ही उसका मोहरा बन गया। जो वो एक बढ़िया चौकी थी, वहां से पैसा बड़े अधिकारी नहीं, अभी आपने देखा होगा कि घूस लेते हुए यहाँ सुल्तानपुर में पकड़ा गया तो एसडीएम भी जिम्मेदार, उनके नीचे कर्मचारी थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी देखिए, बड़ा प्रदेश है, यहाँ एजुकेशन का बड़ा
लैक ऑफ है, यहाँ बहुत आबादी है और यहाँ पिछली सरकारों ने इतना खाई खोद रखा है उसे पाटने में। एक तो यहाँ धार्मिक, यहाँ सामाजिक, तमाम यहाँ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो जाति संघर्ष करा के, धार्मिक संघर्ष करा के ही जिंदा रह सकते हैं, तो वो ऐसे उभारते रहते हैं। वो अधिकारी उनके हैं, ये पीछे की तो ये सरकारों तो ने आरोप आप भी लगता है कि संभल वाली जो मस्जिद विवाद चल रहा है वो भाजपा की कर रहा है, सरकार उसका नहीं फैसला नहीं ले रही है। ऐसा नहीं, हमारे हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोदी जा रही है। देखिए पुरातत्व विभाग एक है जिसकी जिम्मेदारी है, वो विभाग ही ऐसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बना रखा है। अगर पुरातत्व विभाग आज स्वतंत्र होकर अपने काम कर रहा है तो उसमें हम क्यों रुकावट बने भाई? पिछली सरकारों ने से रोक रखा था, इसलिए लोग सोचते थे कि कुछ नहीं है, आज हमारी सरकार करा रही है। करा नहीं, वो विभाग ऐसा है कि जिनको पैसे दिए गए हैं, जिनको बजट दिए गए हैं, जिनके अधिकारियों को कहा गया कि भाई आप स्वतंत्र हो, अपना काम करो, रिजल्ट दो, इस प्रदेश देश हमारी है, नहीं भारतीय संस्कृति हमारा है, तो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो जितने भी ऐसे स्थल हैं जो पुरातात्विक उसमें आते हैं ऐतिहासिक रूप से, उसे उजागर करें। तो उसमें सरकार का क्या दोष है? इससे पहले तो आप देखे होंगे कि उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया है कि पिछली सरकार ने दंगा करा कर कितने लोगों को मरवाया। हम लोगों ने, वो तो जांच का विषय है, न्यायिक जांच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक चीज अब जैसे अभी पैदा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के बाद हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते। जब सपा ने अंतिम दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, भाजपा जब बंद कर देगी तो हम लोगों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने 2019 में हमें 24 में सीट नहीं दिया और नहीं दिया, प्रवीण जी को किस तरीके से उन्हीं के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस ग्राउंड पर किस तरीके से चुनाव हरवाया, आज भी वो भाजपा में बने हुए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज के दिन में बहुत मुश्किल से आशीष पटेल जीते। जो हमारा एक विधायक था मझवा में विनोद बिंद, उसे भाजपा में ले गए और उसे लड़ाया गया भाजपा के चुनाव चिन्ह से, लेकिन बाद में हमारे कोटेज में बहुत कहा कि गलत हो रहा। तो ऐसे में जब आप सुंबल नहीं देंगे, आप हमें सीट नहीं देंगे, तो निषाद तो भाई अब जगा हुआ ना, वो कहें वोट देगा, तो नुकसान तो हुआ ना। इसलिए बनारस के चारों तरफ जो निषाद थे, बिंद थे, वो निषाद पार्टी की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी जिंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं, किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिस्सा लिखा है। बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं क्या? अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक सीटें दें। लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, तो यहाँ के जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को सीट नहीं देने से जीत जाएंगे, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये पार्टियां चाहती हैं कि वो उन्मादी रहें, अंध रहें, धार्मिक केवल बने रहें, शिक्षा एकेडमिक शिक्षा की तरफ न। तो ये इसलिए अब मुसलमान खसक रहा, जैसे कुंदरकी वगैरह में वोट दे दिया मुसलमान हम लोगों को, और तो अब मुसलमान वोट देना शुरू कर दिया। तो जो विरोध में रहता था मुसलमान, चाहे कुछ ही % शुरू किया हो, तो ये आज इनके लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रही विपक्ष को, इसलिए हमेशा राजनीति करते हैं मुसलमानों को। संभल में जिस तरह से मंदिर मिलने शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराए, इसमें भी शिवलिंग मिलेगा, इस पर क्या कहना? अरे वो भी मुख्यमंत्री थे, बैठे उसी में थे, तो खुदाई करा के निकाल देना चाहिए। बयान करना अलग मामला है, हम लोगों के बयान के आधार पर खुदाई नहीं हो रही है, न किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर या किसी हम सरकार के बयान के आधार पर तो खुदाई नहीं हो रही। वो तो पुरातत्व विभाग अपना रिपोर्ट लगा रहा है,
वहाँ के सर्वेक्षण के हिसाब से रिपोर्ट लग रही है, तो सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट लगेगी वो तो खुदेगा ना। आखिर मान लीजिए कौन आदमी है, देखिए इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होती है। अगर हमारे भारतीय सभ्यता की विरासत हमें वापस आ रही है तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, अगर 27 तक यही सम्मान नहीं मिल पाया तो क्या रास्ता अलग हो जाएगा? नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इन आजमगढ़ के सर्किट हाउस में ठहरे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शुक्रवार को जब अपनी संवैधानिक अधिकार यात्रा पर रवाना हो रहे थे तो डीजे पर बज रहे निषाद पार्टी के गाने को लेकर डीआईजी आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया। आरोप है कि एक दारोगा ने गाना बंद करने को कहा, जिस पर मंत्री एसआई पर भड़कते नजर आए। काफी देर बाद मामला शांत होने पर वह आगे बढ़े। पूछने पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मैं शुरू से कहते आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी पूर्व की सरकारों से प्रेरित हैं। निषाद समाज को आगे बढ़ते हुए देख सभी के पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे आज निषाद का बेटा आगे बढ़ रहा है। इसलिए जानबूझकर उनके द्वारा यात्रा रोकने के लिए व्यवधान डाला जा रहा है। जिस प्रकार ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो दानव किसी न किसी प्रकार से हवन को रोकने का कार्य करते थे, ठीक उसी प्रकार मछुआ आरक्षण को लेकर निकाली जा रही रथ यात्रा के चलते कई लोग परेशान हैं और किसी न किसी प्रकार से यात्रा को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उनके समाज के लोग सरकार चला चुके हैं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद के लिए निषाद समाज का मान सम्मान जरूरी है, जिसके लिए यात्रा निकाली गई है। उसको अपने चरम पर पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण की जांच को लेकर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से शिकायत की जाएगी। आखिर किन लोगों के कहने पर यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कानून व्यवस्था के मामले में देश ही नहीं पूरी दुनिया में योगी जी का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि 8 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, जबकि अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल में 17 कर्फ्यू लगे। इसमें कई कर्फ्यू तो 17 दिन तक चले। उक्त बातें शुक्रवार को जनपद पहुंचे प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने देर शाम एक होटल में मीडिया से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संभल में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन 3 घंटे में ही उसे शांत कर दिया गया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आना नहीं चाहते थे। आज उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं। महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि 10,000 एकड़ में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें एक साथ 10 लाख लोग निवास कर सकते हैं। 1 करोड़ लोग आसानी से एक साथ यहाँ स्नान कर सकेंगे। इस बार महाकुंभ में इतना हाईटेक प्रबंध किया गया है कि किसी को परेशानी न हो। 1000 से अधिक बसें लगाई और सैकड़ों ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट को भी कई जगहों से जोड़ा जा रहा है। यहाँ एक साथ कई हवाई जहाज के एक साथ उतरने की व्यवस्था की गई है। 150 से भी अधिक देशों के लोग धार्मिक आस्था और इसे देखने के लिए आएंगे। यहाँ प्रतिदिन कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश के जाने माने कवि शामिल होंगे। सैकड़ों कथाएं प्रतिदिन होंगी, जो सनातन धर्म को बढ़ावा देंगी। गन्ना विभाग की स्थिति 2017 में इस प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था। आज 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। 1.5 गुना गन्ना बढ़ा है। आज हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में प्रथम नंबर पे हैं। आज हम गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में पूरे देश में सबसे आगे हैं। कितनी ही कीमत कोई बढ़ा दी, यदि भुगतान ही न हो किसान का तो फिर कीमत बढ़ाने से लाभ क्या होगा। हमारा भाव है वो केवल हरियाणा और पंजाब से कम है। पंजाब में
हमारी एक जिले में जितनी फैक्ट्रियां, जितनी चीनी होती है, इतनी ही पूरे पंजाब में होती है। हमारे एक जिले की बराबर पूरे हरियाणा में चीनी उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ का गन्ना किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। ये पहला अवसर है कि 3-4 साल से एक भी आंदोलन गन्ना किसान ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया। अच्छा, हिंसा हुई उसको लेके समाजवादी पार्टी लगातार आपकी सरकार पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी का काम तो है ही हमला का, वो तो हमला ही करते रहते हैं। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश थी सरकार को बदनाम करने की, और उसमें कानून व्यवस्था के मामले में आपको मालूम है कि केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में योगी जी का उदाहरण दिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी घटना होने के बावजूद 3 घंटे के बाद संभल पूरी तरह से शांत हो गया। 3 घंटे के बाद ये कोई 8 साल में एक दिन का भी कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं रहा हो। 5 साल में अखिलेश जी की राज में 117 बार कर्फ्यू लगा था, 117 बार, और एक एक कर्फ्यू 3-3 महीने और 4-4 महीने चला था। लेकिन 8 साल में कोई कर्फ्यू नहीं। दूसरे नंबर, जो आज उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति पैर भी नहीं रखना चाहता था, इधर मुंह करके सोना नहीं चाहता था, वो आज उद्योगपति लाइन लगाए खड़े हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए। विकास सबको दिखाई दे रहा है। आज कैबिनेट उनके साथ दरोगा ने बदतमीजी की है, तो क्या लगता है आपको? मंत्री जी भी इससे नाराज हैं? मंत्री जी देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। सर्किट हाउस में भी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे संज्ञान में वो बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी के साथ यदि किसी ने कोई अव्यावहारिक बात की है तो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो अपनी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई बगावती नहीं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घायल महिला का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा कूड़ा रखने को लेकर मना करने पर मारपीट की गई। पुलिस इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच तथा कार्रवाई में जुटी है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में ग्राम जूरारामपुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट व पथराव करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पक्ष से एक महिला तथा दूसरे पक्ष से 4 लोग बीच में बनी दीवार रखी गई ईंट से पथराव करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा कि इन दोनों के बीच पुरानी जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। घायल महिला का आरोप है कि बगल में रखे हुए गिट्टी पर कूड़ा फेंकने के दौरान मना करने पर उसके साथ हाथापाई तथा मारपीट की गई। आरोप यह भी लगाया कि विपक्षी लोग गुंडे बुलाकर उसके लड़के तथा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है। पुलिस इस मामले में एनसीआर के रूप में दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें 5 से 6 महिला पुरुष आपस में ईंट और पत्थर से एक दूसरे पर तथा गाली गलौज कर रहे हैं। इस मामले में तत्काल महाराजगंज थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद तथा तहरीर प्राप्त होने के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 5-6 महिला पुरुष आपस में पत्थर और ईंटों से आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल एसएचओ महाराजगंज को जांच के लिए निर्देशित किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं तहरीर प्राप्त होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान रैदोपुर आजमगढ़ में लगाई गई मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का समापन संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुक्रवार को किया गया। यह प्रदर्शनी 20 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी।
इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों की खादी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें सूती खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी के कपड़ों के अतिरिक्त रजाई गद्दे, कंबल, शाल, लेडीज सूट, ऊनी सदरी, खादी के सिले सिलाए कपड़े, सहारनपुर के फर्नीचर, भदोही का कालीन आदि उपलब्ध है। संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा प्रदर्शनी में लगे हुए सभी स्थानों का बारी बारी से निरीक्षण किया गया एवं उद्यमियों से उनके उद्योग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रदर्शनी में खादी उत्पादों पर विशेष छूट दी जा रही है। प्रदर्शनी में विभिन्न ग्रामोद्योगी उत्पाद जैसे जड़ी बूटी से निर्मित उत्पाद, आंवला उत्पाद, चंदन से बने फेस पैक, हर्बल उत्पाद, काश्मीरी साल, शूट, सदरी तथा खादी की अच्छी बिक्री इस प्रदर्शनी में रही तथा निजामाबाद की ब्लैक पाटरी से बने मिट्टी के बर्तनों की अच्छी बिक्री हुई। इस प्रदर्शनी अवधि में कुल बिक्री 1,83,00,000 की बिक्री हुई। कार्यक्रम में मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योगी का पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि द्वारा किया गया, जिसमें जनपद आजमगढ़ के उद्यमी कनकलता उपाध्याय को प्रथम पुरस्कार एवं जनपद मऊ के रवि प्रकाश यादव को द्वितीय पुरस्कार तथा जनपद बलिया के उपेंद्र कुमार यादव को तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15,000 रुपए, 12,000 एवं 10,000 रुपए नगद तथा प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 15 दिवसीय प्रदर्शनी में बिक्री के आधार पर उद्यमियों को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। समापन अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ रंजन चतुर्वेदी, उपायुक्त उद्योग SS रावत, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विपिन यादव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बलिया एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मऊ एवं मंडल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण में मैंने ये पाया कि जो स्टॉल लगे हुए हैं उस पर विभिन्न वैरायटीज की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत सारे स्टॉल पे 4-4, 3-3 लाख रुपए की सामग्रियाँ बेची गई हैं और स्पेशली जो OD-OP के जो आइटम्स हैं, साड़ियाँ हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इस तरह से अच्छी अच्छी दुकानों पे भी जाने पे इतनी वैरायटीज़ की इतनी अच्छी साड़ियाँ दिखती नहीं हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है विभाग का। हर साल जैसा कि बताया गया लगता रहता है और जितनी बिक्री हो रही, जितने पैसे लोगों को मिल रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि जनता को जानकारी भी है कि यहाँ लग रहा है। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ विभाग को भी और यहाँ के निवासियों को भी जो पार्टिसिपेट करके खरीद भी रहे हैं, जिससे लोगों का हौसला भी अफजाई हो रहा है। सर, वो खादी को लेकर सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? बढ़ावा बिल्कुल दिया जा रहा है, मैं इस पे कुछ कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था तो इस तरह की चीज़ें आपके शहर में कैसे आती? निश्चित रूप से विभाग को कुछ न कुछ सब्सिडी मिल रही होगी, जिसके अंतर्गत विभाग इस तरह के स्टॉल बना करके और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये बढ़ावा ही तो है। सर, प्रोडक्ट कुछ महंगे होते हैं खादी के? नहीं, जो भी चीज़ें, अब खादी के प्रोडक्ट इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से बनाए जाते हैं। और देखिए, प्रोडक्ट महंगे की बात नहीं है, ख़रीदारों को अगर अच्छा लगता है तो पैसे की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन मिल नहीं पाता चीज़ें, तो रॉ मटेरियल थोड़े महंगे हैं इस वजह से। गांधी जी तो नीचे तबके से लेके ऊपर तक खादी पहनाना चाहते थे, तो इसमें सस्ती कैसे पहनेंगे? सस्ती भी तो है, बहुत चीज़ें सस्ती भी हैं, वेराइटीज़ हैं, रेंज हैं, कम भी है, ज़्यादा भी है। सर, किन लोगों को पुरस्कृत किया गया है? अब कई श्रेणियां इसमें बनाई गई थी, जैसे कि किसी ने अगर ज़्यादा सेल की है एक तो वो श्रेणी थी, इसी प्रकार अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। केवल हौसला अफजाई के लिए किया गया है कि लोगों को अच्छा लगे, अगली साल भी वो लोग आएँ यहाँ पे, और जनता ने जो इतनी खरीदारी की, इतना पैसा उन्हें प्राप्त हुआ, इससे भी उनका हौसला बढ़ता है। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्री कचहरी रिक्शा स्टैंड पर संयुक्त श्री माली महासभा द्वारा जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र के सतारा में जन्मी सावित्रीबाई ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए। आज भी सावित्रीबाई फुले को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है।
जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक जमाने में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था, सावित्रीबाई फुले ने समाज के रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया। महज 9 वर्ष की उम्र में विवाह बंधन में बंधी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज सुधार के लिए कई बड़े काम किए। सावित्रीबाई ने औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जिन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर बात की। सावित्रीबाई ने गरीबों और औरतों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका थी। इस दौरान समाज के लोगों ने माता सावित्रीबाई के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की प्रतिज्ञा ली। और आज जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है रिक्शा स्टैंड आजमगढ़ पर, और अगले साल भी मनाई गई थी, इस साल भी मनाई जा रही है। और सावित्रीबाई फुले उस समय पैदा हुई थी जब उस समय मनुस्मृति थी, नारी शूद्रो नाध्यता, नारियों को शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। उस समय सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और सावित्रीबाई फुले 1838 में सबसे पहले महिलाओं को पढ़ाने का काम किया था। चाहे वो किसी जात की महिला हो, वो पढ़ने का अधिकार उनको नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, किसी जात के हो। माली समाज की बेटी ने सबसे पहले पढ़ाने का काम जो है इस भारत में किया और कर करके देश में शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष का नारा दिया। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। अगर ये ना होती तो इस देश की जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री ना हो पाती, स्वराज सुषमा भी नहीं पाती, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं हो पाती, और महात्मा ज्योतिबा फुले माली जात का बेटा यह समाज में पैदा न होते तो इस समय अम्बेडकर जी के गुरु थे संविधान निर्माता के। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जो कहते हैं अपने को हम पिछड़े वर्ग के हैं, वो भी देश के उस सत्ता के कुर्सी पर नहीं पहुंच पाते। ये महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज के बेटे के दिन है। माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं हो पाते। जो भी पिछड़े वर्ग, दैत्य वर्ग, शूद्र वर्ग के लोग हैं, अगर महात्मा ज्योतिबा फुले न होते कोई देश में शिक्षा न पाता, न राजनीति की कुर्सी पर बैठता, न मुख्यमंत्री हो पाता। लेकिन आज माली समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। माली समाज के बेटे चट्टी चौराहे पर फूल लेकर के अपने बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं और जो है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं इस मंच से मांग करता हूं कि पूरे भारत में माली पद दिया गया है सरकारी नौकरियों में, तो माली जात के लोग एक भी नहीं उसमें हैं। सर्वे करा लिया जाए तो एक भी नहीं है। यदि माली जात के लोग हैं इस भारत में तो माली जात के लोगों को नौकरी आरक्षित की जाए और नौकरी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है हमारे समाज की। और न हमारे समाज के पास भूमि है, यह भूमिहीन है, कहीं बसाए हुए हैं, और न भूमि है, न हमारे खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन दिया जाए, हमें आवास दिया जाए, हमें पट्टा दिया जाए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करता हूं यह देश के प्रधानमंत्री एक अध्यादेश जारी कर दें कि माली समाज जिसकी देन से आप बैठे हैं, महात्मा माली समाज के बेटे की देन से आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो माली समाज के लिए माली पद आरक्षित किया जाए और माली समाज के पास सर्वे करा के जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दिया जाए और उनको जो है फूल की खेती में बारी करने के लिए धन मुहैया कराया जाए। जनपद के निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम फरीहा निवासी रजिया बानो पत्नी रईस अहमद परिवार सहित शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने के पार्क में धरने पर बैठ गई। रजिया बानो ने थाना निजामाबाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे सादे ड्रेस में 6 पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करते हुए उसके पति को उठा ले गए और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। उसी रात करीब 11 बजे बंदूक की नोक पर शेरपुर तिराहा पर जबरदस्ती कुछ सामान उठाने को कहा और मेरे पति की जेब में 5000 रुपए भी डाल दिया गया और कहा कि लेकर भागो, हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे पति ने वही कार्य किया था जो पुलिस निजामाबाद ने कहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उनके पति को फर्जी तरीके से 3 चोरी का आरोप लगाकर 19 दिसंबर को जेल में डाल दिया। इस संबंध में उनके द्वारा डीआईजी से मिलकर लिखित व मौखिक तहरीर भी दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल सका।
पीड़िता ने बताया कि न्याय के लिए अब पार्क में परिवार के साथ धरने पर बैठी हूँ। जिलाधिकारी से हमारी मांग है कि मामले में निष्पक्ष जांच कराकर उनके पति को छोड़ा जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 18 तारीख को शाम 4 बजे क्या हुआ था? दुकान पर आए साहब, कहे कि चलो गाड़ी में बैठो, तो ये कहे कि हमारे घर में मिट्टी पड़ी है, जा रहे हैं मिट्टी देने। गाड़ी गरूज दिए, गाड़ी पे बैठा कर बाइक से सब लोग थे 6 लोग, बाइक से बैठा कर लेकर गए निजामाबाद थाने। उसके बाद जो है गांव के प्रधान को भेजे, बोले कि जो है 20,000 रुपया दो, छोड़ देंगे। फिर शाम हो गई, हम भी गए। कौन बैठा के ले गया? पुलिस वाले। 3 शादी वर्दी में थे और बाकी जो नए वर्दी में थे, ले गए। और शाम में जब पैसा लेकर पहुँचे तो हमारे पास सिर्फ 5 ही हज़ार था। बहुत रोए हुए साहब, कहे कि हम 5,000 देने लायक हैं, पैसा ले लो, छोड़ दो। कहे इतनी टाइम कुछ नहीं होगा, जो होगा सुबह में होगा। सुबह में जो है रात में 1:30 बजे। आप किससे बात की थी थाने में जाके? पुलिस वाले रहे उसमें। हाँ, उन्हीं लोग से सबसे कहे, हमारे देवर भी साथ में थे, नंदोई थे, तो लोग बोले तो कहे ठीक है सुबह में छोड़ देंगे। रात में 1:30 बजे ले जाकर नहर, वही निजामाबाद नहर पे वीडियो बनाए, अपने बर्तन दिखा के चोरी में उकर के चालान काट दिए। बताइए साहब हम कहाँ जाएं, हमारे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? बकरा काटते रहे। 1 साल पहले जो है बकरी खरीदे थे, चोरी नहीं करे थे, कोई लाकर बेचा था, उसमें जो खरीदे थे। उसके बाद जो है वो बकरी जिसकी थी वो लेकर चले गए, तब भी ऐसे फंसा कर लोग जेल भेज दिए। क्या चाहती आप? यही चाहते कि हमारे पति निर्दोष हैं, उन्हें कभी चोरी उरी ना किए हैं। हाँ, उनके इतना सदमा है कि बहुत बीमार है जेल में। किस चीज़ के आरोप लगाया गया उनके ऊपर? चोरी। किसके द्वारा, कौन लगाया आरोप? नहीं पता। नहीं, और जो कहे हैं कि हम लोग के ऊपर प्रेशर डाला गया उठाने के लिए, उन लोग का भी नहीं नाम बता रहे हैं कि कौन कहा उठाने के लिए। क्या चाहती है आप लोग? यही चाहते साहब कि उन्हें छोड़ दो। निर्दोष हैं साहब, एकदम बेखता। हमारे 3 बच्चे, हम भी हार्ट और शुगर के मरीज हैं साहब, हम कहाँ जाएं? वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।